मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यूनिट 3 से 3.3 पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है घीसा और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो आज हम इस घीसा पाठ नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आपको इस पाठ के नाम से ही कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होगा कि ये घीसा नाम आखिर किस टाइप का नाम है, कैसा पाठ है। ठीक है, तो मैं आपको इस पाठ के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि इस पाठ की जो लेखिका है महादेवी वर्मा, इन्होंने इस पाठ को लिखा है, घीसा नामक पाठ को। और घीसा नाम जो है वो एक बच्चे का नाम है और ये एक बहुत ही दरिद्र और कुपोषित बच्चा है, गरीब बच्चा है। और महादेवी वर्मा जो है वो एक लेखिका के साथ साथ उस बच्चे की गुरु भी थी और हर गुरु को अपने जीवन में जितने भी उनके जीवन में शिष्य होते हैं उनमें से कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो बहुत विशेष महत्व रखते हैं और उनकी स्मृति गुरुओं को हमेशा ही याद रहती है। तो ऐसा ही घीसा भी एक छात्र था महादेवी वर्मा का और उसके अच्छे आचरण, अच्छे आदर्शों की वजह से महादेवी वर्मा आज उसे बहुत याद करती हैं। और क्योंकि वो आज इस दुनिया में नहीं है और महादेवी वर्मा उसे बहुत याद करती हैं और याद करते हुए, जबकि वो कई वर्षों पहले उनके द्वारा पढ़ाया गया बच्चा था, जिसे आज वो कई वर्षों के बाद भी आज भी याद करती हैं। और उसी के नाम पर उन्होंने इस पाठ की रचना की और उसकी सारी स्मृतियां इस पाठ में समाहित की कि किस प्रकार उन्हें वो घीसा याद आता है, उसके साथ बिताए हुए वो क्षण कैसे थे, वो इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो देखिए, इस पाठ की शुरुआत हम करते हैं। आप मेरे साथ साथ आप भी रीडिंग करेंगे और समझेंगे। वर्तमान की कौन सी अज्ञात प्रेरणा हमारे अतीत की किसी भूली हुई कथा को संपूर्ण मार्मिकता के साथ दोहरा जाती है। यह जान लेना सहज होता तो मैं भी आज गांव के उस मलिन शहर में नन्हे से विद्यार्थी को सहसा याद आ जाने का कारण बता सकती, जो एक छोटी लहर के समान मेरे जीवन तट को सारी आर्द्रता को से छूकर अतंत जलराशि में विलीन हो गया। कहती हैं यहाँ पर लेखिका कि मुझे अपनी अतीत की बात याद आ रही है और मुझे वो अतीत की घटना क्यों याद आ रही है, आज मैं उसे क्यों अपने मन में दोहरा रही हूँ, ये मैं नहीं जानती। और मेरे मन में बार बार उस नन्हे से सहमे हुए नन्हे से विद्यार्थी की याद आती है, इसका मैं कारण नहीं बता सकती हूँ। अगर मुझे ये सब मालूम होता कि मुझे क्यों ये सब घटनाएं याद आ रही हैं, तो मैं उसकी यादों को अभी जरूर बताती कि मैं उसे याद क्यों करती हूँ। और जबकि वो नन्हा सा बालक जो है वो अनंत जलराशि में विलीन हो गया था, अर्थात वो अब इस दुनिया में नहीं रहा था, वो स्वर्ग सिधार चुका था, फिर भी उसकी याद मुझे बहुत आ रही थी और इसका कारण मैं नहीं समझ पाती थी। गांव पर झूसी के खंडर, और अब उसको पूरी गांव की याद आती है, जिस मतलब पूरी अतीत में चली जाती है लेखिका। अतीत में क्या हुआ था उनके साथ, उस अतीत में जाकर के पूरा बैक में वो चली गई हैं, उनकी यादें उन्हें बैक में ले गई हैं और वो उसको याद कर रही हैं कि कहाँ वो नन्हा सा बालक था, कौन से गांव में था। ये सारी चीजें अब आपको देखने मिलेंगी। गांव गंगा पार झूसी के खंडर और आसपास के गांव के प्रति मेरा जैसा आकर्षण रहा है, उसे देखकर ही संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग करने लगे हैं। है भी तो आश्चर्य की बात। गंगा के पार एक खंडर था, आसपास के गांव में लोग रहते थे और उस गांव से मेरा बहुत ही आकर्षण था, ऐसा लेखिका बताती है। और ये आकर्षण क्यों था, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस अवकाश के समय को लोग इष्ट मित्रों से मिलने, उत्सवों में सम्मिलित होने तथा अन्य आमोद प्रमोद के लिए सुरक्षित रखते हैं,
उसी को मैं इस खंडर और उसके क्षत विक्षत चरणों पर पछाड़े खाती हुई भागीरथी के तट पर काट ही नहीं सुख से काट देती हूँ। कहती है लेखिका कि जिस ग्रीष्मकालीन के छुट्टियों में लोग अपने इस अवकाश के समय को अपने लोग अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बिताना चाहते हैं, अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, ऐसे समय को मैं उस खंडर रूपी गांव में जाकर के गंगा के उस पार जाती हूँ और वहां पे उस अवकाश को बड़े सुख से काटती हूँ। दूर पास बने हुए गुड़ियों के बड़े बड़े घरौंदों के समान लगने वाले कुछ लिपे पुते, कुछ जीर्ण शीर्ण घरों से स्त्रियों का झुंड पीतल तांबे के चमचमाते मिट्टी के नए लाल और पुराने भद्रंग घड़े लेकर गंगा जल भरने आता है। अब यहाँ पर इस गांव की स्त्रियों का, गरीब स्त्रियों का पानी भरने जाती हैं और उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है कि किस प्रकार यहाँ के घर लिपे पुते होते हैं और वहां से निकलकर ये स्त्रियां पानी भरने जाती हैं। और इनके हाथों में लाल रंग के बड़े ही भद्रंग टाइप के घड़े होते हैं जो कि पुराने दिखाई देते हैं। उनमें से उन स्त्रियों के बारे में बताया है कि उनमें से कोई बूटेदार लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है, कोई सफेद रंग की, कोई मैल और सूत में अद्वैत स्थापित करने वाली। सबकी अलग अलग साड़ियों का वर्णन किया गया है। कोई कुछ नई पहनी हुई रहती है तो कोई छेदों से छलनी बनी हुई धोती पहने होती है, अर्थात कोई अच्छे घर की होती है तो अच्छी साड़ियाँ पहनी होती है, कोई गरीब होती है तो उसकी साड़ियों में कई प्रकार के छेद गरीबी के कारण हो गए होते हैं। ऐसी साड़ियाँ पहन के स्त्रियां पानी भरने जाती हैं। किसी को मोम लगी पाटियों के बीच में 1 अंगुल चौड़ी सिंदूर रेखा अस्त होते हुए सूर्य की किरणों में चमकती रहती है। अब उनकी जो मांग भरी होती है उसका वर्णन किया है कि सूर्य की समान उनकी जो मांग भरी होती है वो सिंदूर की चमकती हुई दिखाई देती है। और किसी के कड़वे तेल से भी अपरिचित रूखी जटा बनी हुई छोटी छोटी लटें मुख पर घेर कर उनकी उदासी को और अधिक केंद्रित करती है। अब यहाँ पर कुछ गरीब स्त्रियों के बारे में वर्णन किया गया है कि जिनके सिर पर ना तो ठीक से तेल लगा होता है, ना ही वो ठीक से कंघी की होती है। उनकी लटें जो बन गई होती हैं कई दिनों से, जिनको धोने के लिए भी साबुन सर्फ नहीं मिल पाता है और उनकी लटें बन गई होती है। उनकी लटें ऐसी गिरी आंखों के सामने में चेहरे पर लटकती रहती हैं जो उनकी उदासी को दर्शाती हैं। किसी की सांवली गोल कलाई पर शहर की कच्ची नगदार चूड़ियों के नग रह रहकर धीरे से चमक जाते हैं। यहाँ पे कुछ अमीर स्त्रियों के वर्णन कि जिनके हाथों की कलाइयों में शहरों के बड़े ही नगदार जड़ाऊ कंगन चमकते रहते हैं। तो किसी के दुर्बल काले पहुंचे पर लाख की पीली मैली चूड़ियां काले पत्थर पर मटमेले चंदन की मोटी लकीरें जान पड़ती हैं। और कुछ के हाथों में, कुछ गरीब स्त्रियों के हाथों में कुछ मैली सी पीतल की कुछ चूड़ियां जो मैल भरी हुई रहती हैं वो डली हुई हैं और उनके हाथों में ऐसी लगती है जैसे कोई मोटी मोटी लकीरें उनके कलाई पर बन गई हो। कोई अपने गिलेट के कड़े युक्त हाथ घड़े की ओट में छिपाने का प्रयत्न सब करती है। गिलेट एक मेटल होता है जो आजकल नहीं बनता है। तो यहाँ पर कुछ उस गिलट से बने हुए कड़े हाथ में पहनी हुई हैं। उन्हें किसी को दिखाने में भी शर्म आती है, इसीलिए वो अपने घड़े की आड़ में उसे छिपाने का प्रयत्न करती हैं। और कोई चांदी के पछेली कंगना की झनकार के साथ बात करती है। और जिन्होंने चांदी के कंगन पहनी है उन लोग, और जिन्होंने चांदी की पायल पहनी है वो लोग उसे जोर जोर से झनकाते हुए या अर्थात दिखाते हुए बात करती है। किसी के कान में लाख की पैसे वाली तरकी धोती से कभी कभी झांक भर लेती है। किसी के कान में कोई बाली पड़ी हुई है और उसके कानों की बाली कैसे दिखाई देती है कि जैसे साड़ी का पल्ला ऐसे लगा हुआ है, उसमें कोई छेद है और उस छेदों से वह दिखाई देने लगती है। किसी के गुदना गुदे गेहुए पैरों में चांदी के कड़े सुडोलता की परिधि से लगते हैं और किसी की फैली उंगलियों और सफेद एड़ियों के साथ मिली हुई स्याही रंग और कांसे के कड़ों को लोहे की साफ की हुई बेड़ियां बना देता है। किसी के पैरों में पायल झनकाती हुई जाती हैं तो किसी के पैरों में वही लोहे के कड़े जैसे जो
पहनी हुई है उन्होंने लोहे की, वो बेड़ियों के समान नजर आती है। तो यहाँ पे स्त्रियों के रंग रूप और आभूषणों का वर्णन किया गया है, जिसमें 2 प्रकार की स्त्रियों का वर्णन किया गया है, एक अमीर और दूसरा गरीब स्त्रियां जो उस गांव में रहती हैं। वे सब पहले मुंह हाथ धोती हैं, फिर पानी में कुछ घुसकर घड़ा भर लेती हैं तथा तब घड़ा किनारे रख सिर पर इंडूरी ठीक करती, इंडूरी मीन्स जो घड़े के नीचे कपड़ा रखती हैं उसे ठीक करती हुई मेरी ओर देखकर कभी मलिन, कभी उजली, कभी दुख की व्यथा भरी, कभी सुख की कथा भरी मुस्कान से मुस्कुरा देती हैं। वो पानी भरते भरते मुझे देखती हैं, अर्थात लेखिका को देखती हैं। कोई दुख भरी हंसी से हंसता है तो कोई सुख भरी हंसी से मुस्कुराते हुए लेखिका को देखकर मुस्कुरा देती हैं। अपने मेरे बीच का अंतर उन्हें ज्ञात है, तभी कदाचित वे इस मुस्कान के सेतु से उसका बार पार जोड़ना नहीं भूलती। वो जानती है, वो स्त्रियां जानती हैं कि हम में और लेखिका में क्या अंतर है, इसीलिए वह हमेशा मुझसे दूरी बनाए रहती हैं। ग्वालों के बालक अपनी चीरती हुई, अब यहाँ पे कुछ ग्वालों का वर्णन किया है। ग्वालों के बालक अपनी चरती हुई गाय भैंसों में से किसी को उस ओर बहकते देखकर ही लकुटी लेकर दौड़ पड़ते। गडरियों के बच्चे अपने झुंड की एक भी बकरी या भेड़ को उस ओर बढ़ते देखकर कान पकड़कर खींच ले जाते हैं। और व्यर्थ दिन भर गिल्ली डंडा खेलने वाले निठल्ले बच्चे भी, लड़के भी बीच बीच में नजर बचाकर मेरा रुख देखना नहीं भूलते हैं। अब यहाँ पे कुछ ग्वालों के बारे में बताई है कवियत्री ने कि मेरी तरफ अगर कोई गाय आ जाती है तो लोग उसका, कोई गाय बकरी अगर दौड़ते हुए मेरे तरफ आती है तो बच्चे उसे कान खींच के वापस ले जाते हैं। उस पार शहर में दूध बेचने जाते या लौटते हुए ग्वाले, किले में काम करने जाते या घर आते हुए मजदूर, नाव बांधते या खोलते हुए मल्लाह, कभी कभी चुनरी तक रंगाऊ लाल मजीठी हो गाते गाते मुझ पर दृष्टि पड़ते ही अचकचाकर चुप हो जाते। अब कुछ ग्वाले दूध बेचने जाते हैं, नाव में बैठ के जाते हैं। नाव में जब जाते हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे को पार करना होता है, तो बीच का रास्ता उन लोग गाना गाते हुए पार करते हैं। और जैसे गाना गाते गाते अचानक लेखिका के ऊपर नजर पड़ गई या लेखिका की नजर उनसे मिल गई तो वो अचानक गाते गाते चुप हो जाते हैं। कुछ विशेष सभ्य होने का गर्व करने वालों को मुझे एक सरल नमस्कार भी प्राप्त हो जाता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुझे नमस्कार भी करते हैं। वे नमस्कार करने से भी शर्माते नहीं हैं। कह नहीं सकती अब और कैसे मुझे उन बालकों को कुछ सिखाने का ध्यान आए, पर जब बिना कार्यकारिणी के निर्वाचन के, बिना पदाधिकारियों के चुनाव के, बिना भवन के, बिना चंदे की अपील के, और सारांश यह कि बिना किसी चिर परिचित समारोह के मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में मेरे चारों ओर एक हो गए, तब मैं बड़ी कठिनाई से गुरु के उपयुक्त गंभीरता का व्यवहार वहन कर सकी। अब यहाँ पर कुछ बच्चे थे जिनको लेखिका पढ़ाने आती थी, तो यहाँ पर कहती हैं कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाने आती थी तो उन बच्चों में कुछ बच्चे गरीब थे और वे लोग पीपल की घनी छाया के नीचे बैठकर मुझसे शिक्षा ग्रहण करते थे। और वे जिज्ञासु कैसे थे सो कैसे बताऊं। अब उन बालकों का वर्णन यहाँ पे है कि वे किस प्रकार के जिज्ञासु थे, हर बात उनको जान लेने की इच्छा होती थी। कुछ कानों में बालियां और हाथों में कड़े पहने, धुले कुर्ते और ऊंची धोती में नगर और ग्राम का सम्मिश्रण जान पड़ते थे। अर्थात कुछ के कानों में बालियां होती थी, किसी के हाथों में कड़े होते थे, कोई धुले हुए कुर्ते पहनते थे तो कोई गंदे ही कपड़े पहन लेते थे, कोई ऊंची धोती पहन के चला आता था स्कूल। इस प्रकार उन लोग सभी प्रकार के मिश्रित व्यक्ति बच्चे थे। ऐसा लगता था कि कुछ गांव और कुछ नगर के बच्चे यहाँ पे मिश्रित हो गए हैं। कुछ अपने बड़े भाई का पांव तक लंबा कुर्ता पहने खेत में डराने के लिए खड़े किए हुए नकली आदमी का स्मरण दिलाते थे। कुछ लोग अपने बड़े भाई का कुर्ता ही बड़ा सा लंबा सा पहन के आ जाते थे, जिसे देख करके डर लगता था। जैसे वो खेत में एक पक्षियों को भगाने के लिए ऐसे कार्टून टाइप का कुर्ता पहना के खड़ा कर दिया जाता है ना, बस वैसे ही दिखाई देते थे वो लोग। कुछ उभरी पसलियों, बड़े पेट और टेढ़ी दुर्बल टांगों के कारण अनुमान से ही मनुष्य न संतान की परिभाषा में आ सकते थे, और कुछ की टेढ़ी टांगे, पसलियों में उभार, गरीबी के कारण खाना ठीक से नहीं मिलता था तो दुबले पतले जान पड़ते थे। और कुछ अपने दुबले, दुर्बल, रूखे और मलिन मुखों की करुण सौम्यता और निष्प्रभ पीली आंखों में संसार भर की उपेक्षा बटोर बैठे थे। और कुछ मलिन मुखों वाले बच्चे थे,
उनकी आंखें पीली पीली थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि ये बच्चे पूरे संसार से उपेक्षित हैं। पर घीसा उनमें अकेला ही रहा और आज भी मेरी स्मृति में अकेला ही आता है। पर उन सब बच्चों से अलग एक घीसा नाम का भी विद्यार्थी था जो मुझे हमेशा याद आता है, ऐसा लेखिका बताती हैं। वह गोधूली अब तक नहीं भूली। संध्या के लाल सुनहली आभा वाले उड़ते हुए दुकूल पर रात्रि ने मानो छिपकर अंजन की मूठ चला दी थी। मेरा नाव वाला कुछ चिंतित सा लहरों की ओर देख रहा था और एक संध्या का समय था जिसको कवित्री भूल नहीं पाती थी। शाम का समय था, गायों के लौटने का गोधूली का समय था। उनके पैरों से उड़ने वाली धूल सड़कों पर उड़ रही थी और ऐसा लगता था कि उन धूलों से जो आसपास का एरिया है वो काले अंजन की मूठ चला दी हो, मतलब पूरा काला धूल सड़कों पर फैल गया था। मेरा नाव वाला कुछ चिंतित सा लहरों की ओर देख रहा था। बूढ़ी भक्तिन मेरी किताबें, कागज कलम आदि संभाल कर नाव पर रखकर बढ़ते अंधकार पर खिजला कर बुदबुदा रही थी। मेरी जो किताबें थी वो भी रखी हुई थी और अंधकार होने की वजह से बुदबुदा भी रही थी, मतलब कुछ कह रही थी मुझसे, या मुझे कुछ सनकी बनाने वाले विधाता पर यह समझना कठिन था। बेचारी मेरे साथ रहते रहते 10 वर्ष लंबे काट आई है। नौकरानी से अपने आप को एक प्रकार की अभिभाविका मानने लगी है। कौन? किताबों को कहा है। कवित्री कहती है कि ये किताबें जो 10 साल से मेरे पास रहती आई थी, ये किताबें अब मेरी नौकरानी ना होके अपने आप को अभिभाविका समझने लगी थी। परंतु मेरी सनक का दुष्परिणाम सहने के अतिरिक्त उसे क्या मिला? मेरी सनक थी, जब मेरी मर्जी होती थी मैं उसे खोलती थी, जब मेरी मर्जी होती थी मैं उसे बंद कर देती थी। तो इस प्रकार मेरी सनक का ही वो दुष्परिणाम भुगतती थी। सहसा ममता से मेरा मन भर आया, परंतु नाव की ओर बढ़ते हुए मेरे पैर फैलते हुए अंधकार में से एक स्त्री मूर्ति की ओर अपनी ओर आता देख ठिठक गए। मैं अब घर जाने ही वाली थी। शाम का समय था, मुझे मेरी नाव वाला मेरा इंतजार कर रहा था। तभी मैंने देखा कि एक स्त्री उस उड़ते हुए धूल में मुझे दिखाई दी। हल्का सा अंधेरा हो गया था, मुझे अपनी ओर आते हुए दिखाई दी और मैं जाते जाते मेरे पांव अचानक ही रुक गए। सांवले कुछ लंबे से मुखड़े में पहले पतले स्याह ओंठ कुछ अधिक स्पष्ट हो रहे थे। आंखें छोटी पर व्यथा से आर्द्र थी। मैंने देखा कि एक पतले से होंठ वाली, आंखों में बड़ी आर्द्रता, मतलब बड़ी उदासी लिए वह स्त्री दिखाई दे रही थी। मलिन बिना किनारी की गाढ़े की धोती ने उसके सलूका रहित अंगों को भली भांति ढक लिया था, परंतु तब भी शरीर की सुडौलता का आभास मिल रहा था। कंधे पर हाथ रखकर वह जिस दुर्बल अर्धनग्न बालक को अपने पैरों से चिपकाए हुए थी, उसे मैंने संध्या के झुटपुटे में ठीक से नहीं देखा। वह अपने साथ एक अर्धनग्न बालक को भी साथ में लेके आ रही थी, जिसे मैं ठीक से नहीं देख पा रही थी। स्त्री ने रुक रुक कर कुछ शब्दों और कुछ संकेतों में जो कहा, उनमें से मैं केवल यह समझ सकी कि उसके पति नहीं है। दूसरों के घर लीपने पोतने का काम करने वह चली जाती है और उसका अकेला लड़का ऐसे ही घूमता रहता है। मैं इसे और बच्चों के साथ बैठने दिया करूं तो यह कुछ सीख सके। वह स्त्री अपने बच्चे को उस लेखिका के स्कूल में दाखिला दिलाने आई थी। कहती थी कि मेरे पति मर गए हैं, मैं काम करने दूसरों के घर जाती हूँ तो मेरा बच्चा ये अकेला रहता है, तो मैं भी और बालकों के साथ इसे भी पढ़ने के लिए उनके साथ बैठाऊं, ऐसी वो प्रार्थना करने आई थी। दूसरे इतवार को मैंने सबसे पीछे अकेले एक और दुबक कर बैठे हुए देखा। पक्का रंग पर गठन में विशेष सुडौल मलिन मुख, जिसमें 2 पीली पर श्वेत आंखें जड़ी थी, कसकर बंद किए हुए पतले होठों की दृढ़ता और सिर पर खड़े हुए छोटे छोटे रूखे बालों की उग्रता उसके मुख की संकोच भरी कोमलता से विद्रोह कर रही थी। उभरी हड्डियों वाली गर्दन को संभालते हुए झुके कंधों से रक्तहीन मटमैली हथेलियों और टेढ़े मेढ़े कटे हुए नाखूनों युक्त हाथों वाली पतली बाहें ऐसी झूलती थी जैसे ड्रामे में विष्णु बनने वाले की 2 नकली भुजाएं। अब उस घीसा के रूप का यहाँ पे वर्णन किया है कि कैसे उसके रूखे बाल हैं, रूखा रूखा सूखा सा उसका मुख है, संकोच भरी आंखें हैं, हड्डियां इतनी कोमल और
रक्तहीन टाइप की वो हड्डियां हैं। ऐसा लगता था कि उसके टेढ़े मेढ़े हाथ, उसके टेढ़े मेढ़े कटे नाखून हैं, पतली सी बाहें हैं। ऐसा लगता था वो बाहें ऐसे झूलती रहती थी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई ड्रामे में विष्णु बनने वाले जो होते हैं उनकी भुजाएं नकली भुजाएं होती हैं। निरंतर दौड़ते रहने के कारण उस लचीले शरीर में दुबले पैर की ही विशेष पुष्ट जान पड़ते थे। निरंतर दौड़ते रहता था वो बच्चा, इसलिए उसकी टांगे भी दुर्बल हो चुकी थी। बस ऐसा ही था वह, न नाम में कवित्व की गुंजाइश न शरीर में। अर्थात ऐसा ही वह बच्चा था, टेढ़ा मेढ़ा टांगे, पतले से हाथ पैर, उभरी हुई सी पसलियों वाला पतला सा पेट, संकोच भरी आंखें, मलिन सा मुख, रूखे सूखे बाल। बस ऐसा ही वह बालक था, जिसे देखकर उसकी गरीबी का ही एहसास होता था। पर उसकी सचेत आंखों में ना जाने कौन सी जिज्ञासा भरी थी। पर जो उसकी आंखें थी वो कुछ जिज्ञासा से भरी हुई थी, वह कुछ जान लेने की इच्छा से आया था। वे निरंतर घड़ी की तरह में खुली मेरी आंख पर टिकी रहती थी, मानो मेरी सारी विद्या बुद्धि को सीख लेना ही उसका ध्येय। वो पूरे टाइम लेखिका को ही देखता रहता था, उसे ही सुनता रहता था। ऐसा लगता था उसे देख करके कि वह पूरी की पूरी लेखिका की विद्या को ग्रहण कर लेना चाहता है। लड़के उससे कुछ खींचे खींचे से रहते थे, इसलिए नहीं कि वह कोरी था। कोरी मीन्स और कोरी जाति होती है, कोरी अछूत सी जाति होती है, इसलिए सारे बच्चे उससे अलग रहते थे। इसलिए उसकी जाति से अलग नहीं होते थे, बल्कि इसलिए कि वह किसी माँ, किसी की नानी, किसी की बुआ आदि ने घीसा से दूर रहने की नितांत आवश्यकता उनके कान पकड़ पकड़ कर समझाती थी। अर्थात सभी के बच्चों की, सभी रिश्तेदारों ने घीसा से दूर रहने के लिए उसे समझाया था, इसलिए घीसा से सभी बच्चे दूर रहते थे। यह भी उन्होंने बताया और बताया कि घीसा सबसे अधिक कुरूप नाम का रहस्य। अब यहाँ पे घीसा का नाम बड़ा ही कुरूप टाइप का है। कोई अपना नाम घीसा रखना चाहता होगा क्या? तो कोई नहीं रखना चाहता, इसलिए वह नाम बड़ा ही कुरूप था। उसका क्या रहस्य था? बाप तो जन्म से पहले ही नहीं रहा, घर में कोई देखने भालने वाला ना होने के कारण माँ उसे बंदरिया के बच्चे के समान चिपकाए रहती थी। घर में कोई नहीं था, छोटा सा बालक था, तो इसलिए माँ उसे अपने कलेजे से चिपकाए रहती थी। उसे एक और लिटाकर जब वह मजदूरी के काम में लग जाती थी, तब पेट के बल घिसट घिसट कर बालक संसार के प्रथम अनुभव के साथ साथ इसी नाम की योग्यता को भी सार्थक करता जाता था। अब उसकी माँ जब मजदूरी करने जाती थी, उसे सड़क के किनारे एक जमीन पे ऐसे ही लिटा देती थी और बगल में मजदूरी करते रहती थी। तब ये बालक घिसट घिसट कर आगे बढ़ता था, तो उसका ये घिसटना ही वह उसके नाम को सार्थक करता था, और उसके घिसटने की वजह से ही उसका नाम घीसा पड़ गया था। फिर धीरे धीरे अन्य स्त्रियां भी मुझे आते जाते रोककर अनेक प्रकार की भाव भंगिमा के साथ एक विचित्र सांकेतिक भाषा में घीसा की जन्मजात अयोग्यता का परिचय देने लगी। जब घीसा मेरे स्कूल में दाखिल हो गया तो गांव की और अन्य अदर जो स्त्रियां थी वो लोग भी उसकी अयोग्यता के बारे में मेरे पास आके उसकी बातें बताती थी। क्रमशः मैंने उनके नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जाना था, और लेखिका कहती मैं उसके नाम के अतिरिक्त उसके विषय में अभी फिलहाल कुछ भी नहीं जानती थी। उसका बाप बड़ा ही अभिमानी था और भला आदमी बनने का इच्छुक। डलिया आदि बुनने का काम छोड़कर वह थोड़ी बढ़ईगिरी सीख आया, और केवल इतना ही नहीं, एक दिन चुपचाप दूसरे गांव से युवती बधू लाकर उसने अपने गांव की सब सजातीय सुंदरी बालिकाओं को उपेक्षित और उनके योग्य माता पिता को निराश कर डाला। मनुष्य इतना अन्याय सह सकता है, परंतु ऐसे अवसर पर भगवान की असहिष्णुता प्रसिद्ध ही है। इसी से जब गांव के चौखट किवाड़ बनाकर और ठाकुरों के घरों में सफेदी करके उसने कुछ ठाट बाट से रहना आरंभ किया, तब अचानक हैजे के बहाने वह वहां बुला लिया गया, अर्थात वह मर गया। उसने क्या किया, एक शहर से एक स्त्री से विवाह करके अपने गाँव में ले आया। वो बढ़ई का काम करता था और एक बढ़िया से वो अपनी जीवन चला रहा था, खुशहाल जीवन जी रहा था, और एक दिन अचानक हैजी की बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। जहां न जाने का बहाना, न उसकी बुद्धि सोच सकी, न अभिमान। वह किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और वह स्वर्ग सिधार गया। पर स्त्री भी कम गर्वीली ना निकली, मतलब जो उसकी स्त्री थी वो भी बहुत घमंडी निकली। बिना स्वर ताल के आंसू गिराकर, बाल खोलकर, चूड़ियां फोड़कर और बिना किनारे की धोती पहनकर जब उसने बड़े घर की विधवा का स्वांग भरना आरंभ किया, तब तो सारा समाज शोम के समुद्र में डूबने उतराने लगा। अर्थात
वह बड़ी ही सुंदर स्त्री थी, लेकिन वह सिर्फ अपने पति को ही पति परमेश्वर मानती थी। और एक उसकी जवानी की अवस्था में ही उसका पति स्वर्ग सिधार गया था। तो जब उसने अपने पति परमेश्वर की मृत्यु के बाद एक विधवा का स्वांग रचा, तो उसे देख करके सारे गांव में एक शोक की लहर दौड़ गई और लोग उस शोक में डूबने उतराने लगे। पर घीसा बाप के मरने के बाद ही जन्म हुआ तो वास्तव में 6 महीने के बाद, परंतु उस समय के संबंध में क्या कहा जाए, जिसका कभी एक क्षण वर्ष बीतता है और कभी एक वर्ष क्षण हो जाता है। पति के जाने के बाद हर एक क्षण एक वर्ष के रूप में व्यतीत होता था। इसी से ही वह 6 मास का समय रबर की तरह खींचकर 1 साल की अवधि तक पहुंच गया। तो इसमें गांव वालों का क्या दोष। यह कथा अनेक क्षेप को मैं विस्तार के साथ सुनाई तो गई थी मेरा मन फेरने के लिए, और मन फेरा भी, परंतु किसी सनातन नियम से कथावाचक की ओर ना फिरकर कथा के नायकों की ओर फिर गया, और इस प्रकार घीसा मेरे अधिक निकट आ गया। जब उसकी करुण दुख भरी घीसा की कहानी, उसके परिवार की कहानी लेखिका ने सुनी, तो उसके प्रति लेखिका का और भी सहानुभूति ज्यादा बढ़ गई और वह उनके और भी करीब हो गया। वह अपना जीवन संबंधी अपवाद कदाचित पूरा नहीं समझ पाया था, परंतु अधूरे का भी प्रभाव उस पर कम न था, क्योंकि वह सबको अपनी छाया से इस प्रकार बचाता रहता था मानो उसे कोई छूत की बीमारी हो। पढ़ने उसे सबसे पहले समझने, उसे व्यवहार के समय स्मरण रखने, पुस्तक में भी एक धब्बा न लगाने, स्लेट को चमचमाती रखने और अपने छोटे से छोटे काम का उत्तरदायित्व बड़ी गंभीरता से निभाने में उसके समान कोई चतुर नहीं था। अर्थात वह घीसा जो था वो अपने सामान को बहुत ही साफ सुथरा और बड़ा संभाल के रखता था। इससे कभी कभी मन चाहता था कि उसकी माँ से उसे मांग ले जाऊं। लेखिका का मन होता था कि घीसा को उसकी माँ से मांग लूं और अपने पास रखकर उसके विकास की उचित व्यवस्था कर दूं। और जब उनके मन में, लेखिका के मन में घीसा के प्रति अत्यधिक सहानुभूति जब जागृत हो गई, तो वह घीसा को उसकी माँ से मांगने की इच्छा रखने लगी और सोचने लगी कि अगर मैं घीसा को अपने पास रख लूं तो इसके विकास, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा इसके लिए कुछ कर पाऊंगी। परंतु उस उपेक्षिता पर माननीय विधवा का वही एक सहारा था। यह अपने पति का स्थान छोड़ने पर प्रस्तुत ना होगी, वह भी मेरा मन जानता था, और उस बालक के बिना उसका जीवन कितना दुर्वह हो सकता है यह भी मुझसे ना छिपा था। अब वो लेखिका जानती थी कि यह अपनी माँ, विधवा माँ का एकमात्र सहारा है और वो भी इसके बिना नहीं रह पाएगी। तो उसके मन में एक संकोच होता था कि उसकी माँ से मांगो या ना मांगो उसे। फिर 9 साल के कर्तव्यपरायण घीसा की गुरु भक्ति देखकर उसकी मातृ भक्ति के संबंध में कुछ संदेह करने का स्थान ही नहीं रह जाना था, और इस तरह घीसा वहीं और उन्हीं कठोर परिस्थितियों में रहा जहाँ क्रूरतम नियति ने केवल अपने मनोविनोद के लिए उसे रख रखा था। तो इस प्रकार घीसा जो था वह, लेखिका उसे अब उसकी माँ से एकमात्र सहारा होने की वजह से नहीं मांगती है और उसे, घीसा को उसी कठोर परिस्थितियों में ही मजबूरीवश रहना पड़ता है। शनिचर के दिन वह अपने दुर्बल हाथों से पीपल की छाया को गोबर मिट्टी से पीला चिकनापन दे आता था। अब घीसा जो था वह शनिवार को ही अपने विद्यालय की जो जगह थी उसे लीपता था। फिर इतवार को माँ के मजदूरी पर जाते ही एक मैले फटे कपड़े में बंधी मोटी रोटी और कुछ नमक या थोड़ा चवेना और डली गुड़ बगल में दबाकर पीपल की छाया को एक बार फिर झाड़ने बुहारने आ जाता था, और इसके पश्चात वह गंगा के तट पर आकर बैठता और अपनी पीली सचेत आंखों पर क्षीण सांवले हाथ की छाया कर दूर दूर तक दृष्टि को दौड़ाता रहता। जैसे ही उसे मेरी नीली सफेद नाव की झलक दिखाई पड़ती, वैसे ही वह अपनी पतली टांगों पर तीर के समान उड़ता और बिना नाम लिए हुए ही अपने साथियों को सुनाने के लिए गुरु साहब कहता हुआ फिर पेड़ के नीचे चुपचाप आके पहुंच जाता और बैठ जाता। तो इस प्रकार वह शनिवार को भी अपने विद्यालय की साफ सफाई, लीपना पोतना करता, इतवार को भी फिर से उसकी साफ सफाई करता और गुरुजी के आने का इंतजार गंगा तट के किनारे बैठ के करता। जैसे ही उनके गुरु की नाव उसे दूर से दिखाई देती, वह दौड़कर अपने साथियों को अपने गांव में जाकर गुरु साहब कहकर आवाज लगाता, ताकि सारे बच्चे समझ सके कि गुरु साहब
आ रहे हैं। और वह सारे बच्चों को आमंत्रित करके आ जाता और आके फिर चुपचाप वहां पे बैठ जाता। कितनी बार दोहराए तिहराए हुए कार्यक्रम की एक अंतिम आवृत्ति आवश्यक होती। पेड़ की नीची डाल पर रखी हुई मेरी शीतल पाटी मतलब चौक, और चौक को बोला जाता है, उतार कर, और जो उसका ब्लैक बोर्ड था और चौक थी उसे शीतल पाटी उतार कर बार बार झाड़ पोंछ कर बिछाई जाती। कभी काम न आने वाली सूखी स्याही से काली कच्चे कांच की दवात, टूटे निब और उखड़े हुए रंग वाले भूरे हरे कलम के साथ पेड़ के कोटर से निकालकर, उन लोग जैसे आप लोग टेबल पे या रैक में चौक डस्टर और कलम दवात ये सब रखते हो ना, ऐसी उन लोग के पास में तो पेड़ की छाया थी और पेड़ था, तो पेड़ का जो एक खोखरा सा कोटर था उसके अंदर वो अपना सारा मटेरियल रखते थे, वहीं से वो निकालता झाड़ पोंछ कर और गुरुजी के सामने रख देता। निकालकर यथास्थान रख दी जाती। तब इस विचित्र पाठशाला का विचित्र मंत्री और निराला विद्यार्थी कुछ आगे बढ़कर मेरे सब प्रणाम स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाता। सारा काम वो कर देता, झाड़ना बहारना पोछना, गुरु के टेबल कुर्सी को साफ करना और उनकी स्याही कलम दवात नीब सब कुछ चौक डस्टर सारी चीज उनके सामने रख देता और हाथ जोड़कर उनके स्वागत के लिए खड़ा हो जाता। महीनों में 4 दिन ही मैं वहां पहुंच सकती थी, अर्थात सिर्फ संडे की संडे गुरुजी वहां पहुंचते थे। और कभी कभी काम की अधिकता से एक आधे छुट्टी का दिन और भी निकल जाता था, और पर उस समय से थोड़े और इन्हें गिने दिनों में भी मुझे उस बालक के हृदय का जैसा परिचय मिला वह चित्र के एल्बम के समान निरंतर नवीन सा लगता था। इस प्रकार कवित्री कहती हैं कि मुझे दिनों दिन उस बालक की एक नई छवि देखने के लिए मिलती थी, एक नया रूप देखने के लिए मिलता था, और उसकी हर रूप हर छवि से मैं मुग्ध हो जाती थी, उसके अच्छे कर्तव्यों से मैं मुग्ध हो जाती थी। मुझे आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मैंने बिना कपड़ों का प्रबंध किए हुए ही उन बेचारों को सफाई का महत्व समझाते समझाते थका डालने की मूर्खता की। एक दिन, अब बेचारे गरीब बच्चे थे, ठीक से उनके पास कपड़े भी नहीं थे, तो उस दिन गुरुजी के दिमाग में ये सब चीजें नहीं आई और उन्होंने सफाई का पाठ उन्हें पढ़ा दिया। दूसरे इतवार को ये कहा होगा कि तुम लोग अब दूसरे दिन जब पढ़ने आओ तो साफ सफाई, नहा धो के नए धुले वस्त्र पहनकर आना, ऐसे करके गुरुजी ने कहा होगा। तो दूसरे इतवार को सब जैसे के तैसे ही सामने थे, कोई नहा धो के नहीं आया था, कोई अच्छे कपड़े साफ सुथरे कपड़े पहन के नहीं आए थे। कुछ इस प्रकार की साफ सफाई की थी बच्चों ने, देखिए, कुछ गंगा जी में मुंह इस प्रकार धो आए थे कि मैल उनकी अनेक रेखाओं में विभक्त था। मुंह को ऐसे धोया था कि कई भागों में मैल दिखाई दे रहा था। कुछ के हाथ पांव ऐसे घिसे थे कि शेष मलिन शरीर के साथ वे अलग जोड़े हुए अलग से लगते थे, और ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी की कथा या चरितार्थ करने के लिए कीट मैले फटे कुर्ते घर पर ही छोड़कर ऐसे अस्थि पंजरमय रूप में आकर उपस्थित हो गए थे। कुछ के हाथ पैर में ऐसे पानी लगाया था, ऐसा लगता था कि मैल कई भागों में विभक्त हो गया है। और कुछ ने गंदे कुर्ते थे जिनके पास, बोला कि ये गंदा कुर्ता को कैसे पहन के जाऊं, गुरुजी डांटेंगे, इससे अच्छा कुर्ते को ही घर में रख देता हूँ, और बिना कपड़े के ही वो स्कूल आ गए थे। ऐसे भी बच्चे थे जिसमें उनके प्राण रहने का आश्चर्य होता था। अब उनके अस्थि पंजर शरीर को देखकर ऐसा लगता था कि शायद ही इनमें प्राण होंगे, पर घीसा गायब था। अब सब बच्चे तो ऐसे आ गए थे, लेकिन घीसा क्लास से गायब था। पूछने पर लड़के कानाफूसी करने का या तो एक साथ सभी उसकी अनुपस्थिति का कारण सुनाने को आतुर होने लगे। सभी लोग उसकी अनुपस्थिति का कारण बताना चाहते थे। एक एक शब्द जोड़ तोड़कर समझना पड़ा कि घीसा माँ से कपड़ा धोने के लिए साबुन के लिए तभी से कह रहा था, माँ को मजदूरी के पैसे नहीं मिले। सब लोग ने बताया कि वो अपनी माँ से साबुन के लिए पैसा मांग रहा था, लेकिन उसकी माँ को मजदूरी के पैसे नहीं मिले थे, और दुकानदार ने अनाज लेकर साबुन नहीं दिया। अनाज बेचने गई तो भी से दुकानदार ने अनाज लेके भी साबुन नहीं दिया। कल रात को माँ को पैसे मिले और आज सवेरे वह सब काम छोड़कर पहले साबुन लेने गई है।
अब आज सुबह उसकी माँ को पैसे मिले हैं और वह आज साबुन लेने गई है सुबह। अभी लौटी है, अतः घीसा कपड़े धो रहा है। बोली कि अभी अभी वो पैसा लेके लौटी है, साबुन लेकर आई है, तो इसलिए अभी घीसा कपड़े धो रहा है, इसलिए वो क्लास में नहीं है, ऐसा उसके मित्रों ने बताया। क्योंकि गुरु साहब ने कहा था कि नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आना, और अभागे के पास कपड़े ही क्या थे, किसी दयावती का दिया हुआ एक पुराना कुर्ता जिसकी एक आस्तीन आधी थी और एक अंगोछा जैसा फटा टुकड़ा। बच्चे बताते हैं कि उसके पास तो कुछ था ही नहीं, एक फटा सा कुर्ता था जिसकी आस्तीन भी आधी थी, तो इसीलिए घीसा क्या पहन के आता, कैसे साफ करता उसे, इसीलिए उसके पास कोई दूसरे कपड़े नहीं थे, जिसके कारण घीसा अभी स्कूल में नहीं आया। जब घीसा नहा धोकर गीला अंगोछा लपेटे और आधा भीगा कुर्ता पहने अपराधी के समान मेरे सामने आ खड़ा हुआ, तब आंखें ही नहीं मेरा रोम रोम गीला हो गया। अब यहाँ पे कवित्री बताती है कि किस प्रकार गीला की गीला नहा धोके वो गीले वस्त्र ही पहनकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उस समय समझ में आए कि द्रोणाचार्य ने अपने भील शिष्य से अंगूठा कैसे कटवा लिया था, और उसकी इस अवस्था को देखकर लेखिका की आंखों में आंसू भर आए, और तभी उन्होंने कहा कि एक गुरु भक्त ही ऐसा शिष्य हो सकता है, और ऐसा ही गुरु भक्त एकलव्य था, जिसके कारण गुरु द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा कटवा लिया था। एक दिन ना जाने क्या सोचकर मैं उन विद्यार्थियों के लिए 5-6 सेर जलेबियां ले आई, पर कुछ तोलने वाले की सफाई से, कुछ तुलवाने वाले की समझदारी से और कुछ वहां की छीना झपटी के कारण प्रत्येक को 5 से अधिक नहीं मिली। उन्होंने, लेखिका ने सोचा चलो आज बच्चों के लिए कुछ जलेबियां ली जाती हूँ, तो सभी लोगों को लगभग किसी ने छीना झपटी किया, किसी ने ऐसा बंटवारा हुआ कि सभी को 5 से ज्यादा नहीं मिली। एक कहता था मुझे एक कम मिली, दूसरे ने बताया मेरी दूसरे ने छीन ली, तीसरे को घर में सोते हुए छोटे भाई के लिए भी चाहिए, चौथे को किसी और की भी याद आई है और उसको और चाहिए है। पर इस कोलाहल में अपने हिस्से की जलेबियां लेकर घीसा कहाँ खिसक गया, यह कोई नहीं जान सका। घीसा ने अपने हिस्से की 5 जलेबी लिया और चुपचाप चला गया, बाकी बच्चे एक दूसरे से लड़ते रहे। एक नटखट अपने साथी से कह रहा था कि सार एक ठो पिलवा पाले है, वही का देवर गए हुई, मतलब बताया एक बच्चे ने कि वो एक कुत्ते का पिल्ला को पाले हुए है, शायद उसी को जलेबी खिलाने गया होगा। पर मेरी दृष्टि से संकुचित होकर चुप रह गया, और तब तक घीसा लौटा ही, फिर लौट के आया। उसका सब हिसाब ठीक था। जलखई वाले छन्ने में 2 जलेबियां लपेटकर वो माई के लिए छप्पर में खोस आया था। माँ के लिए 2 जलेबी रख के आ गया था। एक उसने अपने पाले हुए बिना माँ के कुत्ते के पिल्ले को खिला दी थी और 2 स्वयं खा ली थी। और चाहिए पूछने पर उसकी संकोच भरी आंखें झुक गई। मैंने पूछा घीसा क्या तुम्हें और चाहिए, तो वह आंखें झुका ली उसने, और होंठ कुछ हिले, मतलब कुछ बोला हो लेकिन आवाज नहीं निकली, सिर्फ आंखें झुका ली। पता चला कि पिल्ले को उससे कम मिली, क्योंकि उसने पिल्ले को कम दिया था, 2 माँ को लिए रखा था, 2 अपना खाया था, लेकिन पिल्ले को 1 दिया था, इसलिए 1 कम मिली थी। तो बोलता है कि दे दे तो गुरु साहब पिल्ले को ही 1 और दे दे। बोला कि मैंने अपने पिल्ले को 1 कम खिलाई है, अगर आप देना चाहती हैं तो मुझे 1 और दे दीजिए। समझ गए? तो यहाँ पर आपने देखा कि गुरु के जो वो था घीसा जो था वह किस प्रकार यहाँ पे अपने आदर्शों का पालन करता है और गुरु की सहानुभूति पूर्ण व्यवहार को आकर्षित करता है, और बड़ा ही ईमानदार और बड़ा ही अच्छा वह बालक था। इस प्रकार इस पार्ट में अभी मैं यहाँ तक बताऊंगी, इसके आगे का सेकंड पार्ट में। ठीक है।